फैटी एसिड की सिंथेसिस को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम फैटी एसिड को एडिपोज टिश्यू में स्टोर भी करवा चुके हैं पिछली वीडियो के अंदर। अब हमने क्या करना है कि फैटी एसिड को मोबिलाइज करवाना है फ्रॉम एडिपोज टिश्यू और उसकी करानी है ऑक्सीडेशन। फैटी एसिड को हम फैट्स जो भी हमने ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह बनाए हैं उनसे कैसे रिलीज करवाएंगे। हम एक हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एंजाइम है यहाँ एडिपोज ट्राइग्लिसराइड लाइपेज, ये हम इनिशिएट करवाएंगे। इससे हमारे पास हाइड्रोलिसिस होगी फैट की और फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल रिलीज होंगे। इसके अलावा हमारे पास हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज होता है। हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज जो ट्राइग्लिसराइड्स को फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट करता है। अब इसके ऊपर हमारे पास हार्मोन्स कौन कौन से काम करते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागोन और एपिनेफ्रिन। इंसुलिन कब काम करेगी, जब हमने फैटी एसिड्स की ब्रेकडाउन को रोकना है। वो क्या करेगी, हमारे पास इसकी फॉस्फेटेज डोमेन को एक्टिवेट करेगी। ये हमारे पास हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज फॉस्फोराइलेट होकर एक्टिव होता है, इसकी फॉस्फेटेज डोमेन को एक्टिव करेगी, जिससे हमारे पास हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा और हमारे पास फैटी एसिड जो है वो स्टोर्ड रहेंगे। जबकि ग्लूकागोन और एपिनेफ्रिन क्या करेंगे, इसी काइनेज डोमेन को एक्टिवेट करेंगे, जिससे हमारे पास हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एक्टिवेट होगा। लाइपेज जो है वो हमारे पास लिपिड को ब्रेक डाउन करके फैट फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा। ग्लिसरॉल हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस के अंदर चला जाएगा, यहाँ फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस करा देगा और फ्री फैटी एसिड्स क्या है 50% है वो दोबारा से ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और बाकी 50% क्या करेंगे, हमारे पास एनर्जी प्रोवाइड करेंगे हमें थ्रू बीटा ऑक्सीडेशन। सबसे पहले जब हमने बीटा ऑक्सीडेशन करानी है तो सबसे बीटा ऑक्सीडेशन होकर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लॉन्ग चेन फैटी एसिड को डालने के लिए हमारे पास एक शटल यूज होती है जिसको हम कार्निटीन शटल कहते हैं। कार्निटीन शटल के अंदर दो अदद एंजाइम होते हैं, एक होता है CPT1, एक होता है CPT2। एक आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, एक इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल में CPT1 होता है, यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स आते हैं, उनके साथ हम कोए को मिला देते हैं। इससे ये बन जाता है एसाइल कोए सिंथेज यूज होकर, तो हमारे पास फैटी एसिड के साथ कोए अटैच हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ATP। क्या हुआ है, फैटी एसिड के साथ कोए अटैच होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ATP और बनता है हमारे पास लॉन्ग चेन फैटी एसाइल कोए। वो हमारे पास मेम्ब्रेन के इनसाइड मूव कर गया। अब इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में हमारे पास कार्निटीन पड़ी हुई है, वो कार्निटीन और लॉन्ग चेन फैटी एसिड कोए जो है वो हमारे पास CPT1 के पास जाते हैं। वो CPT1 जो है वो कार्निटीन के साथ मिला देता है फैटी एसिड को और कोए को रिलीज कर देता है। कोए जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से मूव नहीं कर सकता, तो हमारे पास क्या होता है, कार्निटीन के थ्रू मूव करके यहाँ पे ट्रांसलोकेज एक एंजाइम होता है, वो इसको कर देता है अंदर मैट्रिक्स के अंदर भेज देता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर फैटी एसिड को। फिर हमारे पास वहाँ पे हमने इसकी कार्निटीन रिमूव करनी है। कार्निटीन रिमूव करने के लिए है कार्निटीन पाल्मिटोइल ट्रांसफेरेज 2। ये हमारे पास क्या करता है, कार्निटीन को रिमूव करके वापस से भेज देता है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में और लॉन्ग चेन फैटी एसाइल कोए बना देता है दोबारा से, और फिर इसकी हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन होती है। इसको अगर दोबारा रिवाइज करें तो हमारे पास लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं वो कोए के साथ मिलते हैं और हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ जाते हैं इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को। इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में फिर यहाँ पे कार्निटीन प्रेजेंट होता है, तो कार्निटीन पाल्मिटोइल ट्रांसफेरेज 1 जो है वो एक्ट कराता है और कार्निटीन को फैटी एसिड के साथ मिला देता है, जो कि ट्रांसलोकेज के थ्रू अंदर चले जाते हैं इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और कोए जो है वो इसको क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए हम ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं। फिर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर कार्निटीन को वापस से रिमूव किया जाता है और कोए को दोबारा लॉन्ग चेन फैटी एसिड के साथ जोड़ा जाता है और हमारे पास कार्निटीन को वापस से मेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर भेज दिया जाता है। इस टोटल को हम कहते हैं कार्निटीन शटल। इस प्रोसेस में हमारे पास लॉन्ग चेन फैटी एसिड कोए जो है वो हमारे पास अब कहाँ आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ इनहिबिटर है कार्निटीन शटल के। कार्निटीन शटल के इनहिबिटर के अंदर नंबर 1 पे आ जाता है मेलियोनाइल कोए। मेलियोनाइल कोए CPT1 को इनहिबिट करता है। इसके अलावा सोर्सेज क्या है हमारे पास कार्निटीन के, डाइट में मीट प्रोडक्ट लाइसिन मिथ्यूनिन और मीट प्रोडक्ट्स से हमारे पास कार्निटीन होते हैं। कार्निटीन की डेफिशिएंसी प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी हो सकती है, एक्वायर्ड भी हो सकती है। प्राइमरी के अंदर ये है कि हमारे पास मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्टर है ना, उसी के अंदर डिफेक्ट है और कार्निटीन जो है वो हमारे पास एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाती है बॉडी से। यहाँ पे इस कार्निटीन के अंदर हमारे पास डिफेक्ट आ गया, कार्निटीन बॉडी से एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाती है। जब ये एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाती है तो हमारे पास इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, डाइट से हमने कार्निटीन लेना स्टार्ट कर देनी है। सेकेंडरी ये है कि हमारे पास फैटी एसिड ऑक्सीडेशन जो है ना वो खराब हो जाए। वो कैसे खराब हो कि हमारे पास ये जो असाइल कार्निटीन है ना यहाँ पे जाके ये असाइल कार्निटीन के फॉर्म में रहना शुरू कर दे, इससे भी हमारे पास कार्निटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी क्योंकि कार्निटीन यहाँ से रिसाइकल हो रही थी। कार्निटीन जो है वो असाइल कार्निटीन के फॉर्म में एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी, कार्निटीन की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। इस तरह की सेकेंडरी डेफिशिएंसी आ गई। एक्वायर्ड डेफिशिएंसी हो सकती है लिवर डिजीज में कि कार्निटीन बन नहीं रही, कार्निटीन सारी प्रोटीन जो है लिवर में बनती है ना, लिवर डिजीज के अंदर कार्निटीन बन नहीं रही। इसके अलावा हमारे पास एंटी सीजर्स ड्रग कोई ले रहा है वेल्पोरिक एसिड लाइक, तभी हमारे पास कार्निटीन की डेफिशिएंसी हो सकती है। कार्निटीन CPT1 की डेफिशिएंसी किसको इफेक्ट करेगी, लिवर को। वहाँ पे हमारे पास क्या करेगी, हाइपोग्लाइसीमिया और डेथ, क्योंकि हमारे पास इस टोटल से हमने एनर्जी हासिल करनी है। जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। इसके बाद CPT2 क्या करेगा, इसकी इफेक्ट करती है लिवर, कार्डिक मसल और स्केलेटल मसल्स को और मसल वीकनेस कॉज कराती है CPT2 की डेफिशिएंसी। ट्रीटमेंट क्या है कि हमने फास्टिंग को अवॉइड करना है और अडॉप्ट करना है हाई कार्ब डाइट को और हाई कार्ब और लो फैट डाइट को, और इसको सप्लीमेंट करना विद मीडियम चेन ट्राइसाइक्लिसराइड। फास्टिंग को अवॉइड करने से ये होगा कि हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा और हाई कार्ब और लो फैट डाइट, फैट जितने कम होंगे कार्निटीन शटल उतनी कम यूज होगी, जितनी कम यूज होगी उतना हमारे पास ये सिम्टम्स कम आएंगे। इसके बाद हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसाइल कोए मैट्रिक्स के अंदर आ गया। उसके ऊपर हमारे पास एसाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज ने किया, डिहाइड्रोजिनेज का एक्शन हुआ तो मतलब कोई भी फैट या नैड या तो बनेगा या ब्रेक होगा। तो फैट से फैट H2 बना, यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन तो रिमूव किए, ठीक है, ट्रांस 2 एनाइल कोए बन गया। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे वाटर डालने से क्या होगा, 3 हाइड्रोक्सी एसाइल, यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगी। हाइड्रोक्सिलेशन होगी तो हमारे पास फिर इसके अंदर हम डिहाइड्रोजिनेज करेंगे तो यहाँ से हमारे पास NADH बनेगी, कीटो एसाइल कोए बन जाएगा। फिर इस कोए के एक और कोए इसको हम देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, फैटी एसाइल कोए और एसिटाइल कोए। यहाँ से अगर हम बुक से देखें तो हमारे पास क्या है,
फैटी एसाइल कोए जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आ गया। यहाँ पे हमारे पास एसाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम आएगा जो कि फैट से फैट H2 बनाएगा और हमारे पास ट्रांस 2 इनाइल कोए एक डबल बॉन्ड आ गया। फिर इसके अंदर वाटर डालेंगे हाइड्रोटेज की मदद से, तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंड्यूस हो जाएगा। फिर 3 हाइड्रोक्सी एसाइल कोए के ऊपर एक डिहाइड्रोजिनेज एक्ट कराएंगे, तो यहाँ से हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड आ जाएगा, 3 कीटो एसाइल कोए आ जाएगा। फिर इसके अंदर एक कोए इंड्यूस करेंगे तो फैटी एसाइल कोए और एसिटाइल कोए। अब यानी कि हमारे पास अगर यहाँ से 16 कार्बन से स्टार्ट हुआ है ना, तो उसमें से हमने 2 कार्बन वाला कंपाउंड निकाला है, ये 14 कार्बन आ जाएगा। इसी तरह ये साइकिल रिपीट होता जाएगा और एंड पे हमारे पास एसिटाइल कोएज आते जाएंगे। अगर ये हमारे पास इवन चेन है कंपाउंड, लाइक 16 कार्बन कंपाउंड है, तो हमारे पास 8 एसिटाइल कोए आएंगे। और 8 एसिटाइल कोए के अलावा क्या आ रहा है, हर साइकिल के अंदर एक फैट और एक NADH। पर साइकिल हमें एक एसिटाइल कोए मिल रहा है, सिवाय लास्ट साइकिल के अंदर हमारे पास 2 एसिटाइल कोए मिलेंगे, हमें एक NADH मिल रहा है, एक FADH मिल रहा है। अब कितने साइकिल्स होंगे इसको करने के लिए हमारे पास सेम वही फॉर्मूला जो हमने पहले सिंथेसिस में पढ़ा है, जितने कार्बन कंपाउंड होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, -1 करेंगे, 8 - 1 7 साइकिल चलेंगे, तो हमारे पास इतने कंपाउंड आएंगे। इसको हम 7 साइकिल के लिए कैलकुलेट करेंगे, 7 × 8 एसिटाइल कोए, 7 एसिटाइल कोए साइकिल से हमेशा एक ज्यादा बनेंगे, फैट और नेट साइकिल्स के बराबर बनेंगे। सिंपल सी बात जो है, 7 साइकिल है तो 7 NADH, 7 FADH2 और 8 एसिटाइल कोए बनेंगे। अब हर एसिटाइल कोए 10 ATP देगा, हर फैट जो है वो 1.5 ATP देगा अकॉर्डिंग टू हार्पर, एंड हर NADH जो है वो हमारे पास 2.5 ATP देगा। हम इसकी अगर एनर्जी कैलकुलेशन करें तो 8 × 10 80, 1.5 × 7 10.5, 2.5 × 7 17.5, इन टोटल को जब हम सम करेंगे तो हमारे पास आएंगे 108 ATP। इसमें से 2 जो है वो यूटिलाइज होंगे, 2 ATP यूटिलाइज होंगे फॉर द एक्टिवेशन ऑफ जो भी एसिड, जहाँ पे अगर यहाँ पे पाल्मिटेट है तो पाल्मिटेट के एक्टिवेशन के लिए, तो इसलिए हम यहाँ से 2 माइनस कर देंगे, 108 में से 2 माइनस करेंगे तो पाल्मिटेट के लिए कितने ATP, एक पाल्मिटेट की डिग्रेडेशन से या ऑक्सीडेशन से हमारे पास 106 ATP आएंगे। यही हम अगर ओलिक एसिड के लिए करेंगे, ओलिक एसिड के अंदर 18 कार्बन होते हैं, 18 / 2 - 1 = 8 साइकिल चलेंगे, हर साइकिल के लिए 8 NADH, 8 NADH हो गए, 8 FADH हो गए और साइकिल से एक ज्यादा एसिटाइल कोए 9। इन सबको मल्टीप्लाई करा देंगे 10, 1.5 और 2.5 से, इसका आंसर आ जाएगा 20, 12, 90, टोटल आ जाएंगे 122 ATP। इसमें से 2 जो है वो एक्टिवेशन के लिए यूज हो जाएंगे, तो बाकी कितने बच जाएंगे 120 ATP। ये हार्पर के मुताबिक कैलकुलेशन है। उसके बाद हमारे पास आते हैं मीडियम चेन फैटी एसिड। मीडियम चेन फैटी एसिड भी हमारे पास उनकी ऑक्सीडेशन भी सेम होती है लॉन्ग चेन फैटी एसिड की तरह, कार्निटिन शटल के थ्रू जाते हैं, जाके सारी ऑक्सीडेशन वगैरह हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कैसे हुई है, फैटी एसाइल कोए से ट्रांस 2 इनाइल कोए, 3 हाइड्रोक्सी एसाइल कोए, 3 कीटो एसाइल कोए, फैटी एसिड एंड एसिटाइल कोए। अच्छा, अब इसमें हमारे पास एक एंजाइम है मीडियम चेन फैटी एसाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होगा, बीटा ऑक्सीडेशन में एरर आ जाएगा और यहाँ पे स्वेयर हाइपोग्लाइसीमिया होगा, हाइपोकीटोनीमिया होगा, यानी कि कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके अवॉइडेंस क्या है हमारे पास, ट्रीटमेंट क्या है, अवॉइडेंस करें हम फास्टिंग की, मतलब थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाते रहे। इसके बाद थर्ड पॉइंट है ऑक्सीडेशन ऑफ ऑड चेन फैटी एसिड। इवन चेन में तो ये है कि 2-2 करके हमारे पास एसिटाइल कोए रिमूव होते रहेंगे। ऑड चेन के अंदर एंड पे ना हमारे पास प्रोपियोनाइल कोए बनेगा, वो प्रोपियोनाइल कोए फिर आगे कैसे जाएगा, प्रोपियोनाइल कोए जो है ना उस पे हमारे पास प्रोपियोनाइल कोए कार्बोक्सिलेज एक्ट करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगी इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, हमारे पास बन जाएगा डी मिथाइल मेलोनाइल कोए। मिथाइल मेलोनाइल कोए के ऊपर रेसमिन एक्ट करेगा, डी से ये एल हो जाएगा, रेसमिन से ये होगा कि डेक्स्ट्रो से लीवो हो जाएगा, एल मिथाइल मेलोनाइल कोए। एल मिथाइल मेलोनाइल कोए पे हमारे पास जो है वो म्यूटेज मिथाइल मेलोनाइल, यही है मिथाइल मेलोनाइल कोए, म्यूटेज एक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन B12 यानी कि कोबालामिन, तो ये बन जाएगा सक्सिनाइल कोए। और ये स्टेप जो है ये फिर हीम सिंथेसिस की फॉर्म में हमारे पास रिजल्ट करेगा। हीम सिंथेसिस यानी कि हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल के लिए काम आएगा। अगर हमारे पास विटामिन B12 की कमी होगी तो ये स्टेप नहीं होगा, तो हमारे पास हीम सिंथेसिस कम होगी, एनीमिया हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास पेरोक्सिसोम के अंदर जब लॉन्ग चेन हो गए, मीडियम चेन हो गए, ऑड चेन हो गए, इसके अलावा शॉर्ट चेन होते हैं। शॉर्ट चेन फैटी एसिड ये है कि वो उनको कार्निटिन चाहिए नहीं होती, वो खुद ही ऐसे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो कि ग्रेटर देन 22 कार्बन होगी, उनकी बीटा ऑक्सीडेशन होगी पेरोक्सिसोम में। पहले उनकी पेरोक्सिसोम में ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगी, वहाँ पे ये हमारे पास उनकी चेन को छोटा किया जाएगा। चेन को छोटा करने के बाद जो है हमारे पास उसको माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर करके फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया में बीटा ऑक्सीडेशन होगी। इसके बाद हमारे पास ये है कि यहाँ पे पेरोक्सिसोम में क्या होगा कि फैट कंटेनिंग एसाइल कोए है, यहाँ पे फैट H2 प्रोड्यूस होगा, फिर उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे बाय द हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्योंकि पेरोक्सिसोम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है और यहाँ पे कोई ATP जो है वो जनरेट नहीं होगा इस स्टेप में, क्योंकि हमारे पास फैट तो यूटिलाइज हो गया। अगर हमारे पास यहाँ पे कैटालाइसिस एक्ट कर रहे हैं, उनकी डेफिशिएंसी होगी तो ज़ेल्विगर सिंड्रोम होगा। ज़ेल्विगर सिंड्रोम पेरोक्सिसोमल एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इससे हमारे पास क्या होगा कि वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो है वो अकोमुलेट होंगे, एड्रीनोलिकोडिस्ट्रॉफी वगैरह होगी और हमारे पास ब्लड के अंदर बहुत सारे वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड, बहुत लंबी चेन वाली फैटी एसिड ब्लड और टिश्यूज में रह जाएंगे। इसके बाद पेरोक्सिसोम में अल्फा ऑक्सीडेशन होती है। अल्फा ऑक्सीडेशन जो है वो ब्रांच इन फाइटैनिक एसिड की होती है। फाइटैनिक एसिड जो है वो क्लोरोफिल का प्रोडक्ट है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, ये फाइटैनिक एसिड के ऊपर एक्ट करता है फेटाइनाइल कोए अल्फा हाइड्रोक्सिलेज और इसको चेंज करता है प्रिस्टैनिक एसिड में। जब ये नहीं होगा अल्फा हाइड्रोक्सिलेज तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आएंगे, डाइटरी रिस्ट्रिक्शन करेंगे हम फाइटैनिक एसिड की इसकी ट्रीटमेंट के। और इस डिजीज को जहाँ पे हमारे पास अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की कमी है, कोए फेंटाइल कोए फेंटोइल कोए अल्फा कार्बोहाइड्रोक्स
फेंटॉल कोए अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की अगर कमी होगी तो इस डिजीज का नाम क्या है, रेप्सम डिजीज। रेप्सम डिजीज के अंदर ये डेफिशिएंसी होगी इसकी, और हमारे पास फाइटानिक एसिड अकोमुलेट होगा और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे। इसकी ट्रीटमेंट क्या है, डाइटरी रिस्ट्रिक्शन करेंगे हम फाइटानिक। नाउ वी आर गोइंग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज से सबसे पहले तो हमें नाम और कुछ आए ना, नाम आने चाहिए। नाम क्या क्या है, एसीटोन, एसीटो एसीटेट, 3 हाइड्रोक्सी और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। एसीटोन, एसीटो एसीटेट, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। इसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले 2 एसिटाइल कोए आएंगे। ये एसिटाइल कोए कैसे आएंगे, इसकी जो ऑक्सीडेशन हो रही थी, बीटा ऑक्सीडेशन, वहां से 2 एसिटाइल कोए या फैटी एसिड की डिग्रेडेशन होगी तो एसिटाइल कोए आएंगे। ये दोनों मिलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ थायोलेज, बना देंगे एसीटो एसिटाइल कोए। अब ये कोए जो है ना, हमने इसको रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए हम इसके अंदर एक और एसिटाइल कोए डालेंगे। इससे बनेगा हमारे पास HMG कोए। HMG कोए जब बनेगा ना, एक कोए है हमारे पास ये वाला, एक कोए है ये वाला, जो ये वाला कोए है ना, ये वैसे ही बाहर निकल जाएगा यहाँ से ही। इसी स्टेप में हमारे पास एक कोए बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा HMG कोए। HMG कोए जब बनेगा तो इस कोए को भी हमने रिमूव करना है, वापस से हम एसिटाइल कोए रिमूव कर देंगे HMG कोए लाए इसकी प्रेजेंस में, और बन जाएगा पहली कीटोन बॉडी जिसको हम प्राइमरी कीटोन बॉडी कहेंगे, एसीटो एसीटेट। एसीटो एसीटेट की डीकार्बोक्सिलेशन अगर हम करेंगे तो उससे बनेगी एसीटोन, और अगर हम इसकी डीहाइड्रोजिनेशन करेंगे तो हमारे पास बनेगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। दोबारा से अगर हम देखें, फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन से हमारे पास बने थे एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए 2 अदद मिले और बना एसीटो एसिटाइल कोए इन द प्रेजेंस ऑफ थायोलेज। फिर हमारे पास एसीटो एसिटाइल कोए पे HMG कोए सिंथेज ने एक्ट किया और एक और एसिटाइल कोए इसके अंदर ऐड हुआ, वहां से बन गया HMG कोए, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल कोए। हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल कोए पे HMG कोए लाएज ने एक्ट किया, इसमें से एसिटाइल कोए वापस निकल गया और एसीटो एसीटेट बन गया। एसीटो एसीटेट प्राइमरी कीटोन बॉडी है, इसकी डीकार्बोक्सिलेशन से एसीटोन बनेगा जो कि सेकेंडरी कीटोन बॉडी है, और इसकी डीहाइड्रोजिनेशन से हमारे पास 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट बनेगा बाय 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, एंड हमारे पास बन जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट जो कि हमारे पास सेकेंडरी कीटोन बॉडी है। तो हमारे पास तीनों कीटोन बॉडी सेंसाइज हो गई। अब ये जो कीटोन बॉडीज हैं ये पेरिफेरल टिश्यूज के अंदर हमारे पास प्रोवाइड करती हैं एनर्जी, स्पेशली ब्रेन टिश्यू को। एक्सेसिव कीटोन बॉडीज जो है वो हमारे पास डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1 के अंदर प्रोड्यूस होती हैं। अगर ये हमारे ब्लड के अंदर अगर लेवल ज्यादा हो तो उसको हम कीटोनीमिया कहते हैं। अगर यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाए तो उसको हम कीटोन्यूरिया कहते हैं। 5000 मिलीग्राम पर 24 आवर से अगर ज्यादा होगा तो ये दोनों कंडीशन होंगी। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक ब्लड के अंदर कीटोन बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, और नॉर्मली कितनी होती हैं, लेस देन 3 मिलीग्राम। 3 मिलीग्राम और 90 मिलीग्राम में हेल ऑफ डिफरेंस है दोनों के अंदर। पीके ब्लड की हो जाती है 4 इनकी वजह से, कीटोन बॉडीज की वजह से, क्योंकि ये एसिड्स हैं। मैकेनिज्म क्या है, अगर हमारे पास इंसुलिन कम है, एपिनेफ्रिन और ग्लूकागॉन ज्यादा है, तो हमारे पास क्या है, लिपिड्स जितने ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन ज्यादा होगा, लिपिड्स उतने ज्यादा ब्रेक होंगे, फ्री फैटी एसिड उतने ज्यादा आएंगे प्लाज्मा में, उतनी ज्यादा ही कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होंगी और उतना ही ज्यादा कीटोएसिडोसिस होगा। ये हमारे पास मैकेनिज्म है। यही मैकेनिज्म हमने डायबिटीज मेलाइटिस में लिखना है कि डायबिटीज मेलाइटिस में ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन, इंसुलिन कम होता है एक्चुअली, सिंपली लिपोलाइसिस होती है, फ्री फैटी एसिड आते हैं प्लाज्मा में, वहां से कीटोन बॉडीज बनती हैं, कीटोन बॉडीज कीटोएसिडोसिस